ये कहानी है दो बहनों आयशा और नायरा की। दोनों बहनें एक दूसरे से जितना प्यार किया करती उतना ही उन दोनों के मन में एक दूसरे के खिलाफ नफरत थी, क्योंकि वो दोनों ही बहन सगी नहीं बल्कि सौतेली थी और इन दोनों बहनों के बीच में एक दूसरे से ज्यादा सुंदर दिखने की हमेशा होड़ लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन आयशा अपनी बहन नायरा को अपनी एक शॉर्ट ड्रेस दिखाते हुए कहती है, देख नायरा, आज मैं अपने लिए एक शॉर्ट ड्रेस लेकर आई हूँ। तुझे पता है मॉल में सबसे महंगी ड्रेस थी ये, और जब मेरी नजर इस पर पड़ी तो मेरे मन में बस यही आया कि अब मुझे सिर्फ यही चाहिए, क्योंकि मेरी निगाह इससे हट ही नहीं रही थी। और तू तो अपनी बहन को जानती है ना कि तेरी बहन को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो वो उसे लिए बिना नहीं छोड़ती है। जरा दिखाओ तो दीदी, ऐसी कौन सी ड्रेस लेकर आई हो तुम जिसकी इतनी तारीफें कर रही हो। आयशा पॉलिथीन से अपनी शॉर्ट ड्रेस निकालती है, जहाँ नायरा देखती है कि रेड बोल्ट कलर की शॉर्ट ड्रेस काफी सुंदर दिख रही थी। उस ड्रेस को देख नायरा अंदर ही अंदर उस ड्रेस की फैन हो जाती है और मन में कहती है, वाओ दीदी की ये शॉर्ट ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। पर अगर मैं दीदी से ये शॉर्ट ड्रेस मांगूंगी तो मुझे देगी नहीं, क्योंकि इनको तो आदत है अपने हर कपड़े का शो ऑफ करने की। लेकिन मैं भी इनकी छोटी बहन हूँ, मैं आज ही पापा को कॉल करूंगी और बोलूंगी कि वो मुझे कुछ पैसे भिजवाएं ताकि इनके जैसी मैं एक नहीं दो ड्रेस खरीद सकूं। नायरा, तू किस सोच में पड़ गई? पसंद आया ना तुझे भी ये कपड़ा? मैं जानती थी तू इसे पसंद कर लेगी। वो दोनों बहनें आपस में बात कर ही रही थी कि इतने में आयशा की सौतेली माँ सविता वहाँ आती है और आयशा की इतनी छोटी ड्रेस को देखकर कहती है, हे भगवान आयशा, ये तू कपड़े लाई है या अंडरगारमेंट्स? देख जरा कितने छोटे छोटे कपड़े हैं। अरे कल को तुम ये कपड़े पहनकर बाहर जाओगी तो दुनिया क्या बोलेगी? अरे वो तो यही कहेगी ना कि आयशा की सौतेली माँ आयशा को कुछ पहनने के लिए नहीं देती, इसीलिए वो ऐसे कपड़े पहनकर निकल रही है। देख आयशा, तू इस कपड़े को पहनकर कहीं नहीं जाने वाली। आंटी प्लीज, आप मेरे पापा की दूसरी पत्नी है पर मेरी सगी माँ नहीं है। और रही मेरी कपड़ों की बात, तो आप मुझे कपड़ों के लिए कैसे रोक सकती हैं? अरे आपकी बेटी तो खुद बिगड़ी हुई है बेशर्म है। जब आप उससे कपड़ों के लिए नहीं रोकती तो आपका क्या हक बनता है मुझे रोकने का? वैसे भी आपकी अपनी बेटी नायरा क्या कम है? वो भी तो पूरे दिन सोशल मीडिया पर अपनी ऐसी तस्वीरें डालती रहती है। जब आप उसे नहीं रोकती तो मुझे ज्ञान क्यों दे रही हैं? मुझे ज्ञान देने से अच्छा है कि आप अपनी बेटी पर ध्यान दें, ओके? सविता बेचारी चुपचाप आयशा की बातें सुनती रहती है। उसे पता है कि आयशा उसे कभी अपनी माँ नहीं मानेगी। सविता वहाँ से उदास होकर चली जाती है। दीदी, आपकी ड्रेस तो वाकई बहुत कमाल की है, पर क्या आपको सच में लगता है कि पापा आपको इस हाल में बाहर जाने देंगे? तो अपनी फिक्र कर नायरा, तुझे तो बस जलन हो रही है क्योंकि तेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है। तुझे पता है इस ड्रेस की कीमत क्या है? और रही बात ठंड की, तो फैशन के सामने ये छोटी मोटी ठंड कुछ भी नहीं है। जब मैं पार्टी में पहुंचूंगी और सबकी नजरें मुझ पर होंगी तब तुझे समझ आएगा। आयशा का ये घमंड नायरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सोचती है कि अगर वो चुप बैठ गई तो आयशा उसे हमेशा नीचा दिखाएगी। वो तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपने फोन से अपने पापा को कॉल मिलाती है। हेलो पापा, कैसे हो आप? पापा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। आयशा दीदी ने अपने लिए बहुत महंगी और सुंदर ड्रेस खरीदी है। मुझे भी कॉलेज के एक इवेंट के लिए वैसी ड्रेस चाहिए। प्लीज पापा, मना मत करना, मुझे भी अपनी सहेलियों के सामने अच्छा दिखना है। नायरा की बात सुनते ही उसके पापा उसके अकाउंट में कुछ पैसे डाल देते हैं और तुरंत नायरा बाहर मॉल से ब्लैक शॉर्ट ड्रेस लेकर आती है। और जब वो रेडी होकर अपनी बहन के कमरे में जाती है तो आयशा कहती है, तो बड़ी जिद्दी निकली नायरा, पर तुझे नहीं पता कि तू क्या गलती कर रही है। बाहर कोहरा बढ़ रहा है और तू ऐसी ड्रेस पहन रही है। खैर मुझे क्या, अगर तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है तो शौक से पहन। इस तरह दोनों बहनें अब तैयार होकर रात के 10 बजते ही पार्टी के लिए बाहर जाने लगती है कि तभी सविता उन्हें रोकते हुए कहती है, बच्चों मेरी बात मान लो, ये जिद छोड़ दो। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, कम से कम एक शॉल ही कंधे पर डाल लो। दुनिया क्या कहेगी कि कैसी माँ है जो अपनी बेटियों को ऐसी ठंड में भेज रही है। आंटी, हमने आपसे कहा था ना कि हमारे बीच में मत आइए, हमें अपनी चिंता खुद है। चल नायरा, हमें देर हो रही है। अब दोनों बहनें बाहर जाती हैं और जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखती है बर्फीली हवा का झोंका उनके शरीर से टकराता है, पर वो एक दूसरे को ये नहीं दिखाना चाहती कि उन्हें ठंड लग रही है। थोड़ी ठंड तो है पर अंदर जाकर सब ठीक हो जाएगा। हाँ दीदी, पार्टी तो हॉल के अंदर होगी ना, वहाँ तो हीटर लगे होंगे। दोनों बहनें जब पार्टी में पहुँचती हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि पार्टी हॉल में नहीं बल्कि ओपन रिसोर्ट में हो रही है। दोनों बहनों की ठंड से हालत खराब हो रही थी, पर वो दोनों एक दूसरे को जताना नहीं चाहती थी। सभी लोग आयशा और नायरा को ही देख रहे थे, जिसे देख नायरा, सब हमें ही देख रहे हैं। मैंने कहा था ना कि हम ही सबका ध्यान खींचेंगे। हाँ दीदी, पर मुझे लग रहा है कि मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं, ये हवा तो बिल्कुल बर्फ जैसी है। दोनों बहनें अपनी बेशर्मी पर अड़ी रहती हैं और बिना किसी गर्म कपड़े के वहाँ घूमती रहती हैं। कुछ लड़के उनके पास आते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। आयशा और नायरा को बहुत खुशी होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी हालत खराब हो रही होती है। नायरा, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मेरे हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं। दीदी, मेरा भी यही हाल है, मुझे चक्कर से आ रहे, पर अगर अभी हम यहाँ से गए तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। लोग कहेंगे कि बड़ी फैशन वाली बन रही थी और ठंड नहीं झेल पाई। बाहर में जाए लोग। नायरा, तेरी तबीयत खराब हो रही है, देख तेरा चेहरा कितना सफेद पड़ गया है। आयशा को अब अपनी बहन की चिंता सताने लगती है। उसे ये एहसास होता है कि फैशन और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है।
वो तुरंत अपनी सहेली से उसका बड़ा जैकेट मांगती है और नायरा को लपेट देती है। चलो नायरा, हम घर जा रहे हैं। चलिए दीदी, अब ये सर्दी बर्दाश्त से बाहर है। आयशा अपनी बहन को सहारा देते हुए अपनी कार तक पहुंचती है और कार में बिठाकर वो कार का एसी तेज कर देती है और कार चलाती है। वो घर पहुंचती है और दरवाजा खोलते ही सीधे हीटर के पास जाकर बैठ जाती है। उन दोनों को इस तरह ठंड से कपकपाते देख वो उन दोनों के लिए गर्म दूध लेकर आती है और बोलती है, मैंने मना किया था ना, पर तुम दोनों को तो अपनी सुंदरता और फैशन दिखाना था। अब देखो क्या हाल बना लिया है अपना। सॉरी मम्मी, सच में आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। फैशन जरूरी है पर सेहत से बढ़कर नहीं। और नायरा मुझे माफ कर दे, मैंने ही तुझे इस कंपटीशन में खींचा था। नहीं दीदी, गलती मेरी भी थी। मैं आपसे आगे निकलने के चक्कर में ये भूल गई कि आप मेरी बड़ी बहन हो। अब से हम ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेंगे। सविता आयशा के मुंह से पहली बार मम्मी सुनकर बहुत खुश थी। इसके बाद सविता दोनों के सिर पर हाथ फेरती है। उस रात के कड़ाके की ठंड ने उन दोनों सौतेली बहनों के बीच की नफरत और मुकाबले की भावना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब वे दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी और फैसला किया कि वो अब अपनी माँ की बात हमेशा मानेंगी। सुरेंद्र वीरपुर गांव का एक प्रसिद्ध ताकतवर पहलवान था। कुश्ती में वो आसपास के गांव के सभी ताकतवर पहलवानों को हरा चुका था। उसकी पहलवानी की चर्चा आसपास के सभी गांव में थी। कुश्ती में अब तक वो बहुत से इनाम जीत चुका था, इसलिए हर कोई उसके साथ कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोचता था। सुरेंद्र को कुश्ती में हराना बहुत ही कठिन था। बहुत ही बड़े पैमाने पर एक कुश्ती प्रतियोगिता होने वाली थी। सुरेंद्र को इस प्रतियोगिता से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि इस प्रतियोगिता का इनाम 50 लाख रुपए था। सुरेंद्र चाहता था कि वो ये इनाम जीत जाए तो वो अपने कच्चे घर को पक्का बनवा देगा। बेटा, इतनी मेहनत कर रहा है, कुश्ती में तो अभी 1 महीना बाकी है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माँ, ये कुश्ती मेरे लिए बहुत जरूरी है। इससे जुड़ी धनराशि की मुझे बहुत जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी भी हाल में कोई चूक ना होने पाए। अरे बेटा, चिंता मत कर, इतनी मेहनत कर रहा है, तुझे मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ये लो, तुम्हारे लिए दूध गर्म कर दिया है, ले लो। बहू, बादाम काजू अच्छे से काट दिए है ना? जी माँ जी। सुनो, कुछ केले मैंने बांध दिए, रास्ते में खा लेना। ठीक है, खा लूंगा। अच्छा माँ, मैं होकर आता हूँ। ऐसे ही सुरेंद्र मन में कई सपने सजाए लगातार इस कुश्ती की प्रतियोगिता के लिए मेहनत कर रहा था। सुरेंद्र जानता था कि इस बार उसकी कुश्ती की प्रतियोगिता धौलपुर गांव के पहलवान भीम सिंह के साथ होने वाली है, जो बहुत ही चालाक स्वभाव का था। एक बार पहले भी सुरेंद्र भीम सिंह को कुश्ती में बुरी तरह पछाड़ चुका था, पर इस बार भीम सिंह कुछ और ही सोचकर बैठा था। अबे ओ बिरजू, मैंने तुझे सुरेंद्र पर नजर रखने के लिए बोला था, कुछ पता चला? आजकल प्रतियोगिता के लिए क्या कर रहा है? उस्ताद जी, सुना है इस बार की प्रतियोगिता जीतने के लिए सुरेंद्र बहुत मेहनत कर रहा है, बड़े से बड़े दाव पेच खेलने का अभ्यास कर रहा है। सुरेंद्र को हराना नामुमकिन है उस्ताद जी। सुरेंद्र ने इनाम की राशि जीतने का प्रण किया है। सुना है अपना घर पक्का करवाने के लिए वो इनाम राशि जीतना चाहता है। इनाम राशि वो कभी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वो इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं ले पाएगा। कुछ दिनों बाद कोई कमजोर पहलवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लेगा और उससे मैं ये प्रतियोगिता जीत जाऊंगा। और ये सारी इनाम की धनराशि मेरी हो जाएगी। उस्ताद जी, आप ऐसा क्या करने वाले हो? तो देखता जा बिरजू, बस मुझे इतना बता दे, सुरेंद्र अभ्यास के लिए कितने बजे घर से निकलता है? उस्ताद जी, सुरेंद्र सुबह 4 बजे अखाड़े में अभ्यास के लिए निकलता है। बिरजू की बात सुनकर भीम सिंह का दिमाग चलने लगता है। अगली सुबह सुरेंद्र अखाड़े में अभ्यास के लिए घर से निकलकर थोड़ी दूर ही निकला था कि अचानक 10-12 गुंडों ने उसे धोखे से डंडों से लगातार पीटना शुरू कर दिया। सुरेंद्र को अपने आप के लिए बचाव करने का मौका तक नहीं मिला। गुंडे लगातार सुरेंद्र के सिर, हाथ पांव सब जगह डंडे बरसाने लगे। डंडों की चोट सुरेंद्र से सहन नहीं हुई। उसी में से एक डंडा सुरेंद्र के माथे पर लगा और वो बेहोश हो गया। सुरेंद्र को लहूलुहान करके गुंडे भाग जाते हैं। सुबह का समय था, अभी अंधेरा छटा नहीं था। तभी एक दूध वाला वहाँ से गुजरा। उसने सुरेंद्र की आवाज सुनी और वो सुरेंद्र को पहचान गया। वो दौड़ता हुआ सुरेंद्र के घर जाता है और सुरेंद्र की माँ और पत्नी दूध वाले की बात सुनकर रोती बिलखती वहाँ पहुँचती है। हे भगवान, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? अरे कोई जल्दी से इसे अस्पताल ले चलो। भैया भैया, जरा हमारी मदद करो, गांव के पास वाले अस्पताल में इन्हें ले जाने में हमारी मदद करो। सुरेंद्र की माँ और पत्नी कुछ गांव वालों की मदद से सुरेंद्र को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र को एडमिट कर लेता है। सुरेंद्र का काफी खून बह चुका था। बड़ी मुश्किल से कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद सुरेंद्र की जान तो खतरे से बाहर आ जाती है, पर सुरेंद्र को कम से कम 6 महीने का बेड रेस्ट बोल देते हैं। देखिए, अभी कम से कम 6 महीने तक ये कोई भी कुश्ती नहीं लड़ सकते। नहीं डॉक्टर, ये कुश्ती प्रतियोगिता जो है मेरे लिए बहुत जरूरी थी। मेरी बहुत उम्मीदें इस प्रतियोगिता से जुड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला कि वो गुंडे कौन थे? नहीं अम्मा जी, अभी पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जैसे ही कोई सबूत मिलता है ना, हम आपको खबर कर देंगे।
अच्छा अब हम चलते हैं। सुरेंद्र जी ने जो भी बयान दिए हैं उनके आधार पर हम मुजरिमों को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सुरेंद्र निराश हो चुका था। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र को छुट्टी मिल जाती है। कुश्ती प्रतियोगिता में 10 दिन बाकी थे। उधर भीम सिंह के साथ प्रतियोगिता लड़ने के लिए अभी तक किसी ने भी नाम दर्ज नहीं करवाया था, क्योंकि सुरेंद्र के बाद भीम सिंह ही एक ताकतवर पहलवान था, इसलिए उससे लड़ने के लिए कोई भी पहलवान तैयार नहीं था। सुमन हट्टे कट्टे शरीर वाली थी। उसकी लंबाई भी 6 फुट से ऊपर थी। शादी से पहले कई महिला पहलवानी की प्रतियोगिताएं सुमन जीत चुकी थी। सुमन ने मन बना लिया कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी, कड़ी मेहनत करेगी और भीम सिंह को हराकर ही दम लेगी। माँ जी, मैंने सोच लिया है, मैं अपनी पहलवानी को फिर से जिंदा करूंगी। मैं तुम्हारी जगह भीम सिंह से लड़ूंगी, पर एक औरत बनकर नहीं, एक मर्द बन। अरे ये तू क्या कर रही है? रे सुमन, रे तुझे पहलवानी छोड़े कई बरस हो लिए, तो दोबारा कैसे पहलवानी कर सकती है? तुझे बहुत समय लगेगा इतनी ताकत पाने के लिए, क्योंकि भीम सिंह बहुत ताकतवर पहलवान है। बस आप चौधरी साहब को इतना कह देना कि आपकी जगह आपका चचेरा भाई कुश्ती लड़ने वाला है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इसे 1 सप्ताह में फिर से अपनी पहलवानी का अभ्यास कर सकूं। इस बार बात मेरे सुहाग की है। बहू, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे भी उम्मीद जागी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। इस कुश्ती के मैदान में तुम जीत कर ही लौटोगी। सुरेंद्र के कहने पर गांव के जमींदार साहब उसके छोटे भाई महेंद्र का नाम कुश्ती प्रतियोगिता के लिए लिख लेते हैं। अभी तक कोई भी नहीं जानता था कि सुरेंद्र को पिटवाने में भीम सिंह का हाथ है। सुमन महेंद्र बनकर अखाड़े में खूब अभ्यास करती। उसने अपनी पुरानी पहलवानी के सारे दाव पेच अपने अभ्यास में लगा दिए। भीम सिंह को जब इस बात का पता चला कि सुरेंद्र का चचेरा भाई महेंद्र कुश्ती प्रतियोगिता में उससे लड़ने वाला है, तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उस्ताद जी, कहो तो इसका भी वही हाल कर दे जो सुरेंद्र का किया है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर तो कोई इसके खानदान में है ही नहीं जो इस कुश्ती को लड़ पाए। अरे नहीं बिरजू, असली मजा तो अब आएगा। ऐसे मच्छर तो मैंने अखाड़े में बहुत मारे हैं। कल तो होने दे, देखता हूँ ये कौन महेंद्र है। सब तैयारियां हो चुकी थी। सुमन ने मूछें लगाकर पगड़ी बांध ली, जिससे कोई उसे पहचान नहीं पाया। वो सीधा कुश्ती के मैदान में ही भीम सिंह और सब लोगों से मिलती है। सुमन को देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता था कि ये मर्द के रूप में कोई औरत हो सकती है। बस फिर क्या, सुमन ने अच्छे से भीम सिंह के साथ कुश्ती लड़नी शुरू की। सुरेंद्र और उसकी माँ भी कुश्ती की प्रतियोगिता देखने पहुँचे थे। वो भी सुमन की वाहवाही करने लगे। बहू, अरे ये मैं क्या बोलने वाली थी। महेंद्र बेटा, बहुत अच्छे से खेलना। हाँ, और आज इस भीम सिंह को धूल चटा देना। माँ, भीम सिंह बहुत ताकतवर पहलवान है। चिंता मत कर बेटा, मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। मेरी बहू पहलवान है, पहलवान। भीम सिंह को मसल कर धूल चटा देगी। कुश्ती प्रतियोगिता में भीम सिंह सुमन से हार रहा था। कुछ देर का विराम लग जाता है। तभी एक आदमी सुमन के कानों में कुछ कहता है, जिसे सुनकर सुमन की आंखों में खून दौड़ने लगता है। उसके बाद जो वो भीम सिंह की धुनाई करती है, उससे वो अधमरा हो जाता है। अपना गुनाह कबूल कर कि तूने ही मेरे पति को मारा था। बोल, तूने मारा था ना? रे सुमन, ये क्या कर रही है? तेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। कौन हो तुम और सुरेंद्र को अपना पति क्यों कह रही हो? तुम तो उसके चचेरे भाई हो ना। पहले बोल, तूने मेरे पति को धोखे से पिटवाया था या नहीं, वरना मैं तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगी। हाँ, मैंने ही गुंडों से तुम्हारे पति को पिटवाया था। मुझे छोड़ दो चौधरी साहब, मुझे बचाओ। ये सुरेंद्र की पत्नी सुमन है। सुमन प्रतियोगिता जीत चुकी थी। भीम सिंह ने अपनी हार मान ली, पर सुमन की सच्चाई सब गांव वालों के सामने आ जाती है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है। चौधरी साहब, सुमन भाभी को मैंने ही भीम सिंह की सच्चाई बताई है। मैंने उस दिन अपने मोबाइल में भीम सिंह की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, पर भीम सिंह के डर से मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। आज सुमन भाभी की हिम्मत देखकर मुझमें भी हिम्मत आ गई। मैंने ही इंस्पेक्टर साहब को फोन करके यहाँ बुलाया है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए भीम सिंह के गुंडे सुरेंद्र को मारते हुए। इंस्पेक्टर साहब, भीम सिंह को गिरफ्तार कर लीजिए। हमारे गांव में पहलवानी करने आया और हमारे गांव के सुरेंद्र को पिटवा दिया। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। सुमन, हम जानते हैं ये सब तुमने सुरेंद्र के लिए किया। तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए 50 लाख की जीत का इनाम हमारी तरफ से तुम्हें जाता है। शुक्रिया चौधरी साहब। चल, अब तुझे जेल की हवा खिलाते। चल। सचमुच आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। जीती रहो बहू। सचमुच तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ सुमन। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। और फिर सब सुमन के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। इनाम की धनराशि से सुमन और सुरेंद्र एक नया घर बनाते हैं, जो सुरेंद्र का सपना था। अपने पति और सास की आंखों में खुशियां देखकर सुमन के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है।